नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, कहानी अब एक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हाँ, वही शहर का स्वामी जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अपनी ही प्रजा को रिसर्च का विषय बना रहा था ताकि उन्हें ज़ॉम्बी में बदला जा सके। और कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने सुयांग को रास्ते से हटाने के लिए एक नौजवान वांगचू को इतना बड़ा ज़ॉम्बी बना दिया जितना एक इमारत होता है। लेकिन दोस्तों, सुयांग भी चालाक निकला। उसने वांगचू को जानबूझकर उस सुरक्षा दीवार की तरफ मोड़ दिया। और यहीं वांगचू ने सबके सामने बड़ा खुलासा कर दिया, तुम्हारी सारी तकलीफों के पीछे वही है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, शहर का स्वामी। वाह दोस्तों, क्या सीन था वो। अब जब पर्दाफाश हो चुका था तो युद्ध होना तय था। सारे शिकारी इकट्ठा हो गए शहर प्रमुख के घर के सामने और जोरदार आवाज में जवाब मांगने लगे। लेकिन दोस्तों, अब देखो इस सुफेंग की बहयाई। वो ऐसे पेश आया जैसे किसी ने उसे फंसाया हो। हर बार बस एक ही बात दोहराता रहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सब इस शहर के लोगों की भलाई के लिए किया। पर अब जनता बेवकूफ नहीं रही थी। खासकर जब वांगचू, जो कल ही ज़ॉम्बी से इंसान बना था, सब कुछ साफ साफ बता चुका था। अब तो हद ही हो गई। शहर का स्वामी उल्टा लोगों को ही दोष देने लगा। अगर मैं नहीं होता तो तुम सब बाहर भूख से मर चुके होते। इस दुनिया में न तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बची है और न संसाधन, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है ज़ॉम्बी बन जाना। क्या बेहुदी दलील है ये। जब हर चाल फेल हो गई तब उसने अपना सच्चा रूप दिखा दिया। एक भयानक ज़ॉम्बी आभा के साथ उसका असली शरीर प्रकट हुआ और पूरी नगरी लाल रंग में डूब गई। अब दोस्तों, सीन बन चुका था हॉरर मूवी जैसा। और तभी सुयांग ने उसकी सच्चाई पहचान ली। हाँ, यही है वो जिंदा वायरस का स्रोत। पूरा शहर ज़ॉम्बी बनाने की फैक्ट्री बन चुका था। जो भी इस शहर में लाया गया, जैसे कि शियाओ चाओ का दोस्त, वो सब पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी सबको समझ में आया, शहर के केंद्र में जो लोग भेजे जा रहे थे वो कोई शांति से नहीं जी रहे थे, बल्कि एक एक कर ज़ॉम्बी में बदले जा रहे थे। अब तो ये भी तय था, शहर के बाहर जो ज़ॉम्बी घूम रहे थे वो भी शायद यहीं से निकले थे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये शहर प्रमुख सच में पूरी तरह सड़ा। और तब सुफेंग जोर से हंसा, तुम सबको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मरना है तो मर जाओ, अब किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। और फिर उसने वहां मौजूद ज़ॉम्बियों को खून के प्यासे पागल बना दिया। असल में सुफेंग का असली मकसद यही था, शहरवासियों को ज़ॉम्बी में बदलकर एक विशाल सेना तैयार करना, ताकि वो आगे चलकर इस भोली भाली दुनिया पर राज कर सके। लेकिन सुयांग ने आसानी से उस अजय कवच को तोड़ दिया। उसे लग रहा था कि यह सब तो अभी बहुत छोटा है। दरअसल इस दुनिया में अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा शेष नहीं बची थी, इसलिए शिकारी सिर्फ अपने शारीरिक बल से लड़ते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सुयांग अब भी ऊर्जा का प्रयोग कर पा रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुयांग किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्गीय शक्ति से जुड़ा था। और तभी मंटोबो को मुक्त किया गया। वह ज़ॉम्बियों पर अपनी दिव्य रोशनी बिखेरने लगा और धमाके के साथ सब कुछ बदल गया। हर कोई ठीक हो गया, यहाँ तक कि शियाओ चाओ का दोस्त शियाओ शू भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कमाल है ना। उधर सुफेंग दर्द से तड़प उठा। उसने पूछा, क्या तुम लोग तियानलांग के शिष्य हो। यह सुनते ही सुयांग चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि सुफेंग ने कभी एक प्राचीन तियानलांग शिष्य से भेंट की थी। और सच्चाई तो यह थी दोस्तों कि सुफेंग अपनी हालत के लिए उसी तियानलांग शिष्य को दोष देता था। तो जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार था सुफेंग के इस राक्षसी रूप के लिए, वो वही प्राचीन शिष्य था। लेकिन सुयांग को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने बस मंटो को आदेश दिया कि सुफेंग के ज़ॉम्बी शरीर को नष्ट कर दे, और एक जोरदार धमाके के साथ उसका असली मानव शरीर बाहर आ गया। और अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, एक फ्लैशबैक, जहां हमें दिखता है कि सुफेंग की पहली मुलाकात उस प्राचीन तियानलांग शिष्य से कैसे हुई थी। उस समय तियानलांग के बाहरी द्वार का 36वां शिष्य ली शीटिंग दुनिया के नियमों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ रहा था। अपने ड्रैगन बल की दहाड़ के साथ उसने इतना भीषण हमला किया कि वहां एक जबरदस्त विस्फोट हो गया। और फिर उस प्राचीन तियानलांग शिष्य पेमेंडिंग गॉय ने अपनी ऊर्जा का एक कोर पीछे छोड़ दिया था। और हुआ यह कि सुफेंग ने वही ऊर्जा को ले लिया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया।
लेकिन बाद में उस ऊर्जा को सी मंटो ने निकालकर शुद्ध किया। तभी सुयांग को एक अजीब सी बात समझ आई। उस ऊर्जा कोर में स्वर्गीय शक्ति और इस दुनिया के नियमों की झलक छुपी हुई थी। यही वजह थी कि इस दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई थी, क्योंकि वो कोर सारी ऊर्जा को चूसता रहा जब तक कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब दोस्तों, सुयांग सब कुछ वापस लौटाने वाला था। मंटो ने अपनी शक्ति दिखाई और पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी लोगों को दोबारा आध्यात्मिक ऊर्जा मिल गई। अब ज़ॉम्बियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये सफेद बॉल की तरह दिखने वाला मंटो है कौन? इसकी असली पहचान क्या है दोस्तों? कैसे यह इतनी भारी हेवनली पावर को न सिर्फ झेल सकता है बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकता है? सुयांग को बस इतना पता था कि 1 टेक्निक 9 मूवमेंट्स नामक एक रहस्यमय व्यक्ति मंटो के पीछे पड़ा हुआ है, और इसी वजह से सुयांग के गुरु टीचर सी ने मंटो को उस बारिशों वाली दुनिया में छुपा दिया था। याद है ना आपको? सुयांग अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि जो भी मंटो को निशाना बना रहा है वही व्यक्ति उनके गुरु को भी घायल कर चुका था, और अब वह उसे हर हाल में ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे इस पूरी दुनिया को पलटना ही क्यों न पड़े। वाओ, क्या निश्चय है। उधर सुफेंग को अब जाकर एहसास हुआ कि जो ऊर्जा कोर उसने निगला था वो दरअसल स्वर्गीय शक्ति थी। लेकिन उसके हाथ में आया क्या? बस आत्मा खाने वाले पौधे और ज़ॉम्बी ही बना पाया। उसके अनुसार ये सारी परेशानी उसी प्राचीन तियानलांग शिष्य की वजह से हुई। अगर मैंने वो स्वर्गीय शक्ति न पाई होती तो ये सब न होता। लेकिन भाई, किसने कहा था कि उस शक्ति को निगल लो? और तभी शियाओ चाओ ने उसे एक जोरदार लात मारी और कहा, गलती असल में तुम्हारी ही है। तुम्हारा लालच ही तुम्हारे दिल पर छा गया था। तो दोस्तों, प्राचीन तियानलांग शिष्य ने जब इस अन्यायपूर्ण दुनिया के नियमों से लड़ने की ठानी तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। असली समस्या तो यह थी कि सुफेंग का दिल पहले से ही भ्रष्ट हो चुका था और इसलिए वो ज़ॉम्बी बन गया। तभी सुयम्बुन ने हस्तक्षेप किया और कहा, तियानलांग की शक्ति का एक रेशे भर होना भी पूरे क्षेत्र पर राज करने के लिए काफी है। वाह, मतलब ताज्जुब की बात नहीं कि सारी विधाओं की जड़ भी तियानलांग से ही आती है। हिएनान संप्रदाय तो वाकई कमाल का है दोस्तों। अब बात आई सजा की और सुया ने सुफेंग को एक जलती हुई वृक्ष की आकृति में बदल दिया। यानी अब उसके अंदर अनंत जीवन था। वो मर नहीं सकता था, लेकिन हर पल हर रात उसे जलने की पीड़ा सहनी थी। ओह भाई, यह तो बहुत ही तीव्र होता जा रहा है। कुछ वैसा ही जैसे कभी सुयांग ने किसी को लाखों वर्षों तक सूरज की रोशनी में जलाकर सजा दी थी। पागलपन है ये, है ना? लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सुयांग ने और भी क्रूर तरीका निकाला। उसने सुफेंग के उस जलते हुए वृक्ष रूप को सोने के सिक्के देने वाला पेड़ बना डाला। अब जो भी उस पेड़ को मारेगा उसे मिलेंगे चमचमाते सोने के सिक्के, और जितनी जोर की मार उतने ज्यादा सिक्के। अब सोचिए, जलता हुआ पेड़ और ऊपर से सिक्कों की बारिश। शहर के लोग तो पागल हो उठे। हर कोई दौड़ पड़ा सुफेंग को पीटने के लिए। हा हा हा, सुयांग तो वाकई बहुत ही केओस क्रिएटर निकला, हंगामे का उस्ताद। और फिर अचानक से वहां एक स्पेस टेलीपोर्टेशन चैनल प्रकट हुआ। सुयांग और उसके सभी शिष्यों ने तय किया कि अब यही रास्ता उनकी इस दुनिया से बाहर निकलने का है, और वो सब उसमें प्रवेश कर गए। इस तरह शहर की परेशानी का अंत हुआ दोस्तों। अंत में ये भी साफ हो गया कि तियानलांग शिष्य की बची हुई ऊर्जा जो इस स्थान पर अब तक विद्यमान थी वो असल में सुफेंग के शरीर के ऊर्जा कोर में छिपी थी। और अब जब सुयांग को सारा उत्तर मिल गया तो वो शांति से वहां से विदा हो गया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, इसके बाद हमारा प्रभु यानी सुयांग कहाँ जाएगा? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, उनकी यात्रा अभी बहुत लंबी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं लियन शीशुआंग नियन के भाग 234 के शनिवार को आने वाले नए एपिसोड के स्पॉइलर की ओर। तो बात कुछ यूं होगी, सुयांग और उसके शिष्य आगे चलकर एक विशाल खजाने के कमरे की खोज करेंगे, और अंदाजा लगाइए वो खजाना किसका निकलेगा? जी हाँ, टीचर कुई का। उसने सारा खजाना बड़े अच्छे से छुपा कर रखा था, बिना एक सिक्का भी छुए। अब कहानी में थोड़ा सा अतीत भी झांकेगा उस भयानक युद्ध का जिसने प्राचीन संस्था को नष्ट कर दिया था और टीचर कुई को घायल कर गया था। लेकिन ठहरिए, मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई।
इस नई दुनिया में उन्हें एक झुंड का सामना करना पड़ेगा, विशाल और बेहद ताकतवर भेड़ियों का झुंड। पर हमारा सुयांग भी कम नहीं है। वो एक प्यारा सा जानवर पकड़ लेता है और उससे पूछ बैठता है, कुई तियांग तोंग या टीचर कुई कहाँ है? यानी अब ये तय है दोस्तों, टीचर कुई यही है और अब वो मिलने भी वाले हैं। तो तैयार रहिए शनिवार को आने वाले भाग 234 के लिए लियनची एक्सोनियन में क्या होगा जब गुरु और शिष्य फिर आमने सामने होंगे।